मध्य प्रदेश में मतगणना के लिए बीजेपी की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और बड़ी बात इसमें यह है कि सभी मंत्री और संगठन के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। सभी अपने लोकसभा क्षेत्र में स्थित मतगणना केंद्रों में मौजूद रहेंगे। नरोत्तम मिश्रा दतिया में, संजय पाठक कटनी में मौजूद रहेंगे। तो चुनाव में मंत्री और पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि अब कल का दिन जो है सबसे बड़ा दिन है लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के लिए। अब कुछ घंटों का समय बाकी है, लिहाजा बीजेपी अपने तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दे रही है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और मतगणना को लेकर बीजेपी की तरफ से मॉनिटरिंग भी करें और देखें कि मतगणना ठीक ठाक चलती रहे। मतगणना केंद्रों पर मौजूद भी रहेंगे तो बड़ी जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी के तौर पर इसे देखा जाएगा। सूरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के लिए राजधानी भोपाल से। सूरज, जरा बताइए, जो तैयारी की जा रही है बीजेपी की तरफ से, बड़े नेता मतगणना केंद्रों पर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, क्या कुछ उनको बताया गया है, क्या इनकी जिम्मेदारी रहेगी कल के लिए? जी देखिए विवेक, निश्चित तौर पर कल जो है चुनाव के नतीजे आने हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों पार्टियां तैयार हैं। अपने एजेंटों को भी तैयार कर चुकी हैं, ट्रेनिंग दे चुकी हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो उसने बाकायदे अपने एजेंटों को ट्रेनिंग दी है। वहीं बीजेपी भी लगातार अपने जो प्रदेश कार्यालय वहाँ पर कंट्रोल रूम बनाएगी और कांग्रेस भी कंट्रोल रूम प्रदेश कार्यालय बनाएगी। कंट्रोल रूम में प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा बीजेपी की अगर बात करें मौजूद रहेंगे और साथ में कुछ और संगठन के जो पदाधिकारी वो मौजूद रह सकते हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो उसके कंट्रोल रूम में खुद जीतू पटवारी मौजूद रहेंगे। भोपाल में कमलनाथ के भी रहने की संभावना जताई जा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें विवेक, तो तमाम जो बड़े स्तर के नेता मंत्री हैं उनकी ड्यूटी उनके लोकसभा क्षेत्र में लगाई गई है। जैसे नरोत्तम मिश्रा दतिया में, तो संजय पाठक कटनी में रहेंगे। तो इस तरह से कहीं बड़े जो दिग्गज नेता हैं, मंत्री हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव कहाँ रहेंगे इसका शेड्यूल अभी नहीं जारी हुआ है, लेकिन दोनों पार्टियां चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी कंट्रोल रूम बनाई है और कंट्रोल रूम से ही नजर रखेंगे चुनावी नतीजों पर। कैसे शिकायत की जाए, अगर कोई दिक्कत होती है तो निर्वाचन पदाधिकारी जो अनुपम राजन हैं उनसे भी कांटेक्ट में रहेंगे दोनों पार्टी के नेता। अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी होती है तो कैसे शिकायत की जाए अपने एजेंटों को, ये दोनों पार्टियां पहले ही बता चुकी हैं। रिकाउंटिंग को लेकर कैसे क्या किया जाए, सब कुछ ट्रेनिंग दी जा चुकी है। बड़ी खास बात यह है कि ईवीएम में वोटों को जो 17C फॉर्म आता है उससे कैसे मिलान किया जाए, इसको लेकर भी कांग्रेस में बाकायदा ट्रेनिंग दी है। साथ में अगर बात करें प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की, तो जिस तरह से वो लगातार शुरुआत से दावे कर रहे थे कि 29 सीटें आए और कहीं ना कहीं इस पर पूरी नजर बनाकर वो कंट्रोल रूम से रखेंगे कि ठीक है, उन दावों का दम कल दिखेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है सूरज की तमाम बड़े नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो सूरज हमें भोपाल से ये खबर बता रहे हैं कि किस तरह से ये तैयारी की गई है। उधर मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेताओं ने दूसरे राज्यों में जमकर प्रचार किया। मध्य प्रदेश में मतदान खत्म होने के बाद दूसरे राज्यों में डेरा जमाया। बीजेपी की कोर कमेटी ने उन्हें पश्चिम बंगाल से लेकर साउथ के राज्यों में भेजा। चुनाव नतीजे के आने के बाद भाजपा एनालिसिस करेगी कि आखिर मध्य प्रदेश के नेता दूसरे राज्यों में कितना प्रभाव रखते हैं। साथ ही जातीय समीकरण को देखते हुए नेताओं की जिम्मेदारी भी आने वाले चुनावों में तय की जाएगी। बीजेपी एक चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे चुनाव की रणनीति में जुट जाती है। समीक्षाएं होती हैं कि आखिर चुनाव में कहां कमी हुई, कहां फायदा हुआ, और इस लिहाज से 4 जून के नतीजे जब आ जाएंगे तो फिर बीजेपी दिल्ली में बड़ी बैठक करेगी। उसमें मध्य प्रदेश के नेताओं की परफॉर्मेंस पर भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। लोकसभा चुनाव में भी देश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश के नेताओं को जवाबदारी दी गई, चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हो, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी हो। जिस तरह के एग्जिट पोल के परिणाम आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के नेताओं की मेहनत सफल होती हुई दिख रही है। साथ ही केंद्र और मध्य प्रदेश की डबल इंजन की सरकार से मध्य प्रदेश के विकास और तरक्की की गति भी तेज होगी। लोकसभा चुनाव तो विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। विवेक, जरा बताइए कि जो मंथन होगा उस मंथन में क्या ये देखा जाएगा कि बीजेपी के मध्य प्रदेश के नेताओं को कितना फायदा मिला है, क्या कुछ इसको लेकर रणनीति है बैठक में?
देखिए, मध्य प्रदेश में 4 चरणों का चुनाव हुआ और मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान तीनों ने जमकर प्रचार किया। इसके बाद तीनों की ड्यूटी दूसरे राज्यों में लगाई गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले ही फेजेस से लगातार उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार का दौरा करते रहे, लेकिन जैसे ही चुनाव मध्य प्रदेश में पूरी खत्म हुए, तीनों नेताओं को अलग अलग राज्यों में भेज दिया गया। अब बीजेपी चुनाव नतीजों के बाद ये एनालिसिस करेगी, असेसमेंट करेगी कि मध्य प्रदेश के नेता दूसरे राज्यों में कितने सफल हुए, जहां पे उन लोगों ने चुनाव प्रचार किया वहां के प्रत्याशी जीते हैं या फिर हारे हैं, और इन नेताओं का दूसरे राज्यों में कितना प्रभाव पड़ा है। जैसे कि 2019 में देखा गया कि मध्य प्रदेश के कई नेताओं को पश्चिम बंगाल भेजा गया, शिवराज सिंह चौहान तत्कालीन मुख्यमंत्री, उनको साउथ में भेजा गया। ठीक इसी तरीके से 2024 के इलेक्शन में भी प्रयोग किए गए। लेकिन अब बीजेपी इस कोशिश में है कि आखिर वहां पे इन नेताओं का कितना असर रहा है, तो ये चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी की कोर कमेटी की टीम ये पड़ताल करेगी कि मध्य प्रदेश के जो नेता है वो कितने प्रभावशाली रहे हैं। विवेक, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो विवेक की खबर बता रहे थे किस तरह से ये रणनीति तैयार की जाएगी कि मध्य प्रदेश के नेता दूसरे राज्यों में कितने प्रभावशाली रहे हैं। उधर भोपाल से खबर है जहां पर पुरानी जेल परिसर के पास मतगणना के लिए ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। 4 जून को पुरानी जेल परिसर में लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना होगी, जिसके चलते कल सुबह 6 बजे से यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया जाएगा और निर्धारित पार्किंग व्यवस्था भी बनाई गई है। उधर पुरानी जेल परिसर के पास केवल मतगणना काम में लगी गाड़ियों को ही परमिशन यहां पर आने की होगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे कल यानी 4 जून को आने हैं। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो यहां पर स्ट्रांग रूम पुरानी जेल में बनाया गया है। जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है उधर की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों को कल से डाइवर्ट कर दिया जाएगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं, मैं पुरानी जेल रोड की तरफ जाने वाली जेल रोड में मौजूद हूं। ये सड़क को कल से डाइवर्ट कर दिया जाएगा और अभी से प्रशासन, भोपाल पुलिस प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है और धीरे धीरे करके अब इन सड़कों पर बैरिकेड लगाना शुरू कर दिया है। और कल ये जो बैरिकेड अभी आधी सड़कों में रखे हैं, कल इन्हें पूरी सड़कों में रख दिया जाएगा और जो लोग इस रास्ते का प्रयोग करके अपने गंतव्य स्थान तक जाते हैं उन्हें कल डाइवर्टेड रूट का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि साफ है कि कल थोड़ी समस्याओं का सामना आम लोगों को करना पड़ सकता है। फिलहाल भोपाल पुलिस प्रशासन जिस तरह से लगातार मुस्तैद है, अलर्ट मोड पर है और तमाम तैयारियां कर रहा है, उससे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार की मतगणना स्थल तक ऐसे वाहन न पहुंचे जो जिनके पास वीआईपी पास ना हो या फिर जो लोग प्रत्याशी ना हो या फिर कोई मीडिया कर्मी ना हो। यही कारण है कि आम लोगों के जाने के लिए तमाम वो रूट डाइवर्ट कर दिए जाएंगे जो स्ट्रांग रूम यानी पुरानी जेल रोड तक जाते हैं। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। उधर मध्य प्रदेश में सैलाना विधानसभा सीट से विधायक हैं कमलेश्वर डोडियार, जिन्होंने प्रदेश के मुखिया यानी कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी दर का हवाला दिया है और ये इस चिट्ठी के माध्यम से मांग की है कि डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहना योजना की किस्त को अब 5,000 रुपये तक कर दें तो ठीक रहेगा। मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर निर्दलीय विधायक डोडियार ने ये मांग की है कि लाडली बहना योजना में 5,000 तक महिलाओं को राशि दी जाए। जबलपुर जिले के कलेक्टर दीपक सक्सेना के 20 वर्षीय बेटे अमोल सक्सेना का दिल्ली में दुखद निधन हो गया, जिसके बाद पूरे जबलपुर समेत प्रदेश में शोक की लहर है। कलेक्टर दीपक सक्सेना के बेटे के आकस्मिक निधन पर सीएम मोहन यादव ने भी दुख जताया है। जानकारी के मुताबिक अमोल की हीट स्ट्रोक की वजह से निधन की खबर सामने आई है, जिस पर परिजनों ने डॉक्टरों को दिखाने की सलाह भी दी थी पहले जब ये शिकायत मिली थी, जिसके बाद कई बार कॉल करने पर जब उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो कलेक्टर के परिजन समेत केयर टेकर अमोल के पास पहुंचे, जहां से उन्हें एम्स अस्पताल भर्ती कराया गया। अमोल को लेकिन बचाया नहीं जा सका। जानकारी के मुताबिक अमोल दिल्ली में फिल्म स्क्रिप्टिंग राइटिंग की पढ़ाई कर रहे थे। अब दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम के बाद उनके पार्थिव शरीर को जबलपुर लाया जाएगा, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। उज्जैन की अवंतिका यूनिवर्सिटी में सुपर 30 फिल्म आनंद कुमार ने नए सत्र के लिए 12वीं में पास हुए बच्चों को महत्वपूर्ण टिप्स दी हैं और उनके उज्जवल भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए महत्वपूर्ण बातें साझा भी की हैं, जिससे छात्र छात्राओं ने भी उत्साह के साथ आनंद कुमार के टिप्स को बेहतर शिक्षा के माध्यम से अपना जीवन बनाने का संकल्प लिया। वहीं उज्जैन अवंतिका यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर नितिन राणे ने भी छात्र छात्राओं के भविष्य की उज्जवल कामना की है। 30 सुपर यानी आनंद कुमार, और आनंद कुमार जब अवंतिका यूनिवर्सिटी में आते हैं तो ऐसे कई उज्जवल भविष्य बच्चों का सुनहरा कर देते हैं, क्योंकि कई बच्चों में
ट्वेल्थ पास होने के बाद फ्यूचर कैसे चुने, कहाँ एडमिशन ले, उसके लिए सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। सर, किस प्रकार बच्चों का भविष्य उज्जवल करते हैं आप? बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर उज्जैन में अवंतिका यूनिवर्सिटी ने ये मुहिम चलाया है कि जो बच्चे कंफ्यूज हैं लेकिन उनमें प्रतिभा है, उनको बुलाना, उनको समझाना, उनका टेस्ट लेना और ज़रूरतमंद टैलेंटेड बच्चों को स्कॉलरशिप दे के आगे बढ़ाना। इसमें मेरा जितना भी सहयोग होता है ज़रूर करते हैं। सर, कहीं ना कहीं जो बच्चों को आप टिप्स देते हैं वो विस्तार न्यूज़ के दर्शक भी हैं, जो बच्चे गरीब तबके के हैं, वो जो एडमिशन नहीं ले पाते, उनको किस प्रकार आप 3 टिप्स देंगे? हम यही बोलना चाहेंगे कि लगातार मेहनत करते रहिए, समस्याएं आते रहेंगी, आपको हतोत्साहित करेगी, लेकिन आप अपना उत्साह बनाए रखिए। तो मेहनत सबसे बड़ी ताकत होती है। दूसरी बड़ी बात है कि हमेशा पॉजिटिव बने रहिए, कभी भी निराश मत होइए। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि अपना पेशेंस मत खोइए। बहुत बार आप पॉजिटिव हो करके मेहनत करते, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनती है कि आप पेशेंस लूज कर देते, वहीं आपकी हार हो जाती है। सर, आपकी मुहिम रंग ला रही है। आज तो आनंद कुमार जी ने भी उस प्रेरणा को, आपका जो विचार है कि एक बच्चा आएगा, एडमिशन लेगा, वो पौधा लगाएगा। हर साल अगर एक बच्चा एक पौधा लगाता है तो देखिए उसके जीवन काल में वो कितने सारे पौधे लगाता है। और इसी तरह हर बच्चा अगर ये अपना लेता है पौधे लगाने की आदत, तो अपना जो भारत है, एक सुनहरा भारत जिसे बोलते हैं, वो भविष्य में बदलने में ज़्यादा दिन नहीं लगे। कोई भी बच्चा हो, उसका भविष्य उज्जवल होना चाहिए। महेश सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। दोपहर 2 बजे उज्जैन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 2 बजे यानी कि अब से लगभग 45 मिनट के बाद उज्जैन पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कल की मतगणना को लेकर बैठक भी करेंगे, साथ ही साथ भाजपा के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेंगे। कई निजी कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सीएम उज्जैन पहुंच रहे हैं, मतगणना को लेकर चर्चा करेंगे, अधिकारियों के साथ जो वहां पर जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठक करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करेंगे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक गृह क्षेत्र है और उज्जैन में सीएम खुद लगातार नज़र बनाए हुए थे। पूरे चुनाव के दौरान प्रचार भी खूब किया। वैसे तो उनका प्रचार मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के तमाम राज्यों में भी हुआ, लेकिन उज्जैन खास तौर पर फोकस में रहा और इसलिए उज्जैन में अब निजी कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ साथ तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक होने जा रही है। पुलिस मुख्यालय पीटीआरआई भोपाल प्रशासन के निर्देश पर पन्ना में यातायात को लेकर विशेष अभियान संचालित किया गया, जहां यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। चालानी कार्रवाई की गई। आपको ये भी बता दें कि प्रशासन के द्वारा लगातार चलाए गए इस अभियान में 46 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 36,600 रुपये जुर्माना भी वसूला गया है। दिन अपना रविवार को ये विशेष अभियान संचालित किया गया है, जिसके तहत शराब पीकर वाहन चलाने वाले ऑटो, ई रिक्शा ऐसे जो बिना फिटनेस, बिना परमिट, बिना नंबर, बिना बीमे के वाहन चला रहे हैं, उन सभी पे कार्रवाई की गई है, जिनको 16-17 आप ई रिक्शा थाने यातायात अग्रिम कार्रवाई हेतु खड़ा किया गया है। इसके अलावा बसों पर ओवर सवारी जो चलाते पाए गए हैं उन पे कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अन्य सीट बेल्ट, हेलमेट में कार्रवाई की गई है, जो अभी निरंतर लगातार आज जारी रहेगी। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई के अंधेरी से भागकर बच्चे जो ग्वालियर पहुंचे थे, माधव बाल निकेतन के केयर टेकर के घर पे मिल गए हैं सभी बच्चों को ट्रेन से उतारकर भागी सौतेली मां। ये बड़ी खबर है। खंडवा में बच्चों को छोड़कर सौतेली मां भाग गई थी। युवक ने बच्चों को यहां पर छोड़ा था केयर टेकर के घर पर। बाल निकेतन की केयर टेकर हैं प्रियंका भदौरिया। मुरैना के युवक और केयर टेकर की भूमिका भी अब संदिग्ध नजर आ रही है। महाराष्ट्र पुलिस और ग्वालियर पुलिस जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंबई के अंधेरी ईस्ट से भागकर ये बच्चे यहां पर पहुंचे थे। इसको लेकर चर्चा हुई थी और एक दूसरे आश्रम में जाकर पुलिस ने दबिश भी दी थी, लेकिन बच्चे वहां नहीं मिले थे। अब लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जिन बच्चों को यहाँ पर पाया गया है वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। जो कहानी सामने आ रही है उस कहानी पर कितना यकीन किया जाए, ये छानबीन का विषय है और पुलिस जब जांच करेगी तो और तथ्य निकल कर सामने आएंगे। महाराष्ट्र पुलिस और ग्वालियर पुलिस अब जांच शुरू कर चुकी है। मुंबई के अंधेरी ईस्ट से भागकर ग्वालियर आए 4 बच्चे बरामद कर लिए गए हैं। ग्वालियर के माधव बाल निकेतन की केयर टेकर
के घर से मिले हैं। बच्चों को ट्रेन से उतारकर भागी सौतेली मां। खंडवा में बच्चों को छोड़कर सौतेली मां भागी थी, जिसके बाद अब बच्चों को निकेतन के केयर टेकर के घर छोड़ दिया गया। धार जिले के टांडा शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग और स्टाफ की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां कक्षा 5वीं और 8वीं की पूरक की परीक्षा के प्रश्न पत्र यानी कि पेपर निर्धारित समय से 45 मिनट देरी से पहुंचे। आपको ये भी बता दें कि सुबह 9 बजे से 12 बजे तक का परीक्षा का जो समय था वो निर्धारित किया गया था, लेकिन पेपर ही 9:45 पर पहुंचे हैं, जिससे स्टूडेंट्स को इंतज़ार करना पड़ा। हवाला बिजली का दिया गया कि पेपर इसलिए लेट हुए क्योंकि बत्ती गुल हो गई थी। देवास से खबर है, जहां पर अवैध शराब संग्रहण और परिवहन को लेकर आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई की है और होटलों पर भी चेकिंग अभियान चलाया है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग की टीम ने बालगढ़ के हरियाली रेस्टोरेंट की तलाशी ली, जहां से टीम ने देसी शराब बरामद की है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। सीहोर जिले के गांव छापरी ताल्लुक की महिलाओं ने देसी शराब और विदेशी शराब के ठेकों को हटाने को लेकर प्रदर्शन किया है, जमकर विरोध भी किया गया। इस बीच ग्रामीणों ने बताया कि युवा नशे की लत से जुड़ रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। मामले की शिकायत कई बार सीएम हेल्पलाइन पर करने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिले में शराब दुकान को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यह सारे ग्रामीण ग्राम पंचायत छापरी ताल्लुक में जो शराब का ठेका है उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाएं लगातार शराब के ठेका का विरोध कर रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है जो कि अभी प्रदर्शन भी कर रही थी। माताराम, क्या समस्या है आपको? खूब दारू के भैया हमारे छोराउन दो ही दिन रात ठेका में पड़े और बहुत बेराउन का मारे और घर में कुछ भी नहीं मिले। अच्छा, हाँ, बहुत परेशान कर, जमीन जायदाद भी सब बेच दी। अभी आपकी क्या मांग है? बस दारू को ठेका हटा नहीं होने। क्योंकि गांव में ठेका है तो रात भर ये दारू पी के गदर करते हैं। इसके कारण कहीं ना कहीं जो हमारी युवा पीढ़ी है उस पर शिक्षा का भी प्रभाव पड़ता है, पढ़ लिख नहीं पाते हैं। प्रशासन को भी अवगत कराया हमने, कलेक्टर साहब से भी इस चीज को लेकर आग्रह किया है कि आदरणीय महोदय आपसे ये निवेदन है कि आप ये ठेकों को ग्राम से बाहर ले जाएं, कहीं दूर ऐसी व्यवस्था करें जहां तक ग्राम के लोग नहीं पहुंच पाए। कितने की आबादी लगभग इधर? ये हमारे ग्राम में कम से कम 2,500 से 3,000 लोग की आबादी है। अगर यह शराब का ठेका यहाँ से हट जाएगा तो ग्रामीणों को कहीं ना कहीं सहूलियत होगी। आप मेरे चारों ओर देख पा रहे हैं, यह जो ग्रामीण है लगातार शराब के ठेके का विरोध कर रहे हैं और इन्होंने लिखित रूप में भी अपनी शिकायत को जिम्मेदारों तक पहुंचाया है, लेकिन अभी तक उनकी शिकायत का कुछ भी निराकरण नहीं हुआ है। देखना होगा विस्तार न्यूज की इस खबर के बाद जिम्मेदारों की कितनी आंख खुल पाती है और क्या ग्रामीणों को राहत मिल पाती है। कैमरामैन जलील खान के साथ अक्षय शर्मा, विस्तार न्यूज। मुरैना के सुमावली विधानसभा के सुसनी गांव से चोरी की घटना सामने आई है। यहां बीजेपी युवा मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष अमित उपाध्याय के फार्म हाउस पर चोरों ने चोरी की है। आपको ये भी बता दें कि चोरों ने किसानी औजार, पाइप और अन्य लोहे के सामान पर हाथ साफ किया है, जिसकी सूचना मिलने पर बीजेपी नेता ने पुलिस से शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। फार्म हाउस पर इन लोगों ने रात्रि में चढ़कर ऊपर से ताले चटकाकर और गेटों को तोड़कर कुछ मशीनों को ले गए, कुछ औजार थे उनको ले गए, बेड का गद्दा था उसे ले गए और भी कई छोटी मोटी चीज़ें थी उन्हें ले गई, जिसको कुल मिलाकर 20 से 25 हज़ार रुपये का मेरा नुकसान हुआ है। मेरा माननीय प्रशासन से निवेदन है कि रात्रि गश्त को बढ़ाया जाए और इन चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर कल नतीजे आ रहे हैं और बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां पर 4 जून के नतीजों को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी तैयारी हो रही है। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी तैयारी यह है कि जीत के बाद रोड शो होगा, रोड शो कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये खबर है। साथ ही साथ शपथ ग्रहण की जगह भी बदल सकती है। आमतौर पर राष्ट्रपति भवन में ही शपथ होती है, लेकिन इस बार जगह बदल सकती है। भारत मंडपम, यशोभूमि या कर्तव्य पथ को लेकर चर्चा हो रही है कि शपथ कहां होनी है। तो बीजेपी पूरी तरह से आश्वासित है जीत को लेकर। यकीनन अब जो बीजेपी की तैयारी है, रणनीति है, वो आगे बढ़ रही है। अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। अमृत, जरा बताइए आज की ये बैठक और बैठक में जो बातें निकल कर सामने आ रही है कि क्या हम ये माने कि तीसरे टर्म की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी करेंगे तो शपथ से लेकर आगे आने वाले सभी चीजों में बदलाव देखने को मिल सकता है?
जी विवेक, अभी चुनाव के नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन बीजेपी के नेता बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं कि उनकी प्रचंड बहुमत आने जा रही है। एग्जिट पोल के नतीजे भी दिखा चुके हैं कि उनके प्रचंड बहुमत में वो सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे अभी जगत प्रकाश नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बंगले के ठीक मैं सामने हूँ और अंदर जो है बैठक चल रही है। बैठक में अमित शाह से लेकर के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, मनसुख मंडाविया हैं और संगठन के और बड़े भी नेता यहाँ पे मौजूद हैं और बैठक में मंथन चल रही है। और जैसा कि जो अभी खबर बता रहे थे हमारे ही संवाददाता आदर्श सिंह ने एक खबर ब्रेक की है जिसमें यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जो कि भीतर जो बैठक चल रही है उसमें से खबर छन के आई है कि प्रधानमंत्री मोदी हो सकता है कि रोड शो करें और उसको लेकर के दिल्ली का भारत मंडपम वो एक उचित स्थान माना जा रहा है, वहाँ पे एक हो सकता है कि वहाँ पे एक कार्यक्रम हो या फिर हो सकता है कर्तव्य पथ पे हो या यशोभूमि, 3 जगहों को लेकर के और तीनों जगहों को लेकर के डिस्कशन चल रही है अंदर की किस तरह से कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार की जा सकती है और कौन सी जगह को फाइनल किया जाए। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि 10,000 के करीब बीजेपी कार्यकर्ता सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री जो है यहां भी उन लोगों को संबोधित कर सकते हैं। यहां पर बीजेपी एक तरफ तैयारी कर रही है शपथ तक और कल रोड शो करना यह भी सामने आ रहा है। जो चर्चाएं हैं, सूत्रों के हवाले से खबरें हैं, उधर जो इंडिया गठबंधन है वो इसी पर अभी उलझा हुआ है कि एग्जिट पोल को किस तरह से उसकी मजम्मत करनी है, उसको गलत साबित करना है। वहां से तैयारी कितनी है? वहां कोई बैठक हुई? जी देखिए, इंडिया गठबंधन के जितने भी जो प्रमुख दल हैं, कांग्रेस है, सपा है, बीएसपी है, उनकी तरफ से जो बैठक हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे, उसके बाद से उन्होंने तो तुरंत ही मान लिया था कि हम 295 सीटें लेकर के आ रहे हैं। और उसको पूछा गया कि फीडबैक कहाँ से आ रहा है, तो फीडबैक उनके नेताओं ने दिया है। अब यही बात है कि आप जो है खुद ही करें और खुद ही बढ़ाई लूटे वाली बात हो जाती है। तीसरा पक्ष क्या कह रहा है वो जो है इंडिया गठबंधन सुनने को तैयार नहीं है, ना ही उनके नेता इस बात। ठीक है अमृत, आप देखेंगे क्योंकि कल सुबह से लगातार 4 जून है कल और इसका इंतजार पिछले लगभग 1.5 साल से हो रहा था, क्योंकि चुनाव तो 1.5 साल पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं और 44 दिन में तो ये चुनाव पूरे हुए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।